से ये हुकूमत बनी, यहाँ पे एमएलएज़ ने काफ़ी रिव्यू मीटिंगें की, लेकिन कभी भी उन मीटिंगों में उन्होंने डीडीसीज़ को इनवाइट नहीं किया। डीडीसी का जो प्रोटोकॉल है, वो डीसी के बराबर है। डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर है, उसके इक्विवेलेंट हमारा प्रोटोकॉल है। जहाँ तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, इस हुकूमत के बनते ही उन्होंने डीडीसीज़ को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। जो ही इनॉग्रेशन का टाइम आया तो एमएलए साहब को पता चला कि डीडीसी साहब का नाम भी है उसमें बोर्ड में, तो उन्होंने वो प्रोग्राम ही कैंसिल कराया। उन्होंने बहाना किया और वो 2 दिन इज़मर्ग में बीमार होने का बहाना करके वो इज़मर्ग गुरेज़ में पड़े रहे, वो आए ही नहीं तलेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैजिक टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुलेमान। आज के शुमारे में हमारे साथ बीजेपी के कंस्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट गुरेज और डीडीसी तुलेल एजाज राजा मेरे साथ मौजूद है। आप सब जानते हैं कि डीडीसी जो है उनकी अब मुद्दत जो है वो खत्म होने जा रही है 24 फरवरी को। इस हवाले से बातचीत करना चाहेंगे 5 साल की मुद्दत में क्या कुछ रहा और किस तरह की डेवलपमेंट जो है वो वादी तुलेल में देखने को मिली। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, शुक्रिया जी। जी एजाज साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल की मुद्दत रही और इस मुद्दत में आप मुझे बताएगा कि किस तरीके के काम जो है वो वादी तुलेल में देखने को मिले। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है, जिस उम्मीद के साथ इस मैदान में गए थे, फील्ड में गए थे कि लोगों की बेहबूदी के लिए काम करेंगे और ये एक पसमानदा इलाका तुलेल, जो कहीं नक्शे में भी नहीं दिख रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने थे और पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद अपने लोगों का कि बीजेपी मैंडेट पे मुझे वहाँ से लोगों ने जिताया और जो उम्मीदें लोगों ने वाबस्ता रखी थी मुझसे, मेरी पार्टी से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन पे खरा उतर पाया और तलेल जो आज से 5-6 साल पहले का तलेल अगर आप देखेंगे, जहाँ पे हमें पहले तो हमें कहीं पे भी जो हमारी मेन सड़क थी, वो भी खराब थी। तलेल की मेन सड़क जो मेन राब्ता सड़क हमारा दावर से लेके जो चकवाली तक का मेन रोड है, वो आपको चलने के लायक नहीं मिलता। उसके अलावा हमारे दूर-दराज जो हयाल्टी में रहने वाले गाँव हैं, बस्ती है, वहाँ तक भी रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। मोबाइल का तो नामो-निशान नहीं था, मोबाइल कनेक्टिविटी का। उसके अलावा अ हमारे जो स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरीज़ हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था मुझे। सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं पे नामो-निशान नहीं था तलेल के अंदर। अ, तो हर एक शोबे में हमने प्रोग्रेस पाई पिछले 5-6 साल के अंदर और मैं मशकूर हूँ अपनी सेंट्रल लीडरशिप का। उन्होंने फंड्स वागुज़ार रखे हमारे इलाके के लिए। गुरेज़ तलेल हो हमारा, साथ में गुरेज़ हो, बख्तौर हो, जहाँ जो भी हमने डिमांड रखी वो उन्होंने पूरी की, हमारी मरकज़ी हुकूमत ने। और आज जब भी आप गुरेज़ का दौरा करेंगे, बख्तौर का दौरा करेंगे और मेरे जो तलेल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका दौरा करेंगे, तो आपको बहुत सारी चेंज देखने को मिलेंगी। जो हमारे लोग हैं, उनकी लाइफ में आपको काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। एजाज साहब, इन 5 सालों में किस तरीके के चैलेंजेस आपको देखने को मिले या किस तरीके के चैलेंजेस आपने फेस किए? देखिए, चैलेंज बहुत सारे थे। पहले तो अगर हम गुरेज़ तलेल को की जब बात करते हैं तो आपको आप मालूम ही है, अक्टूबर के बाद वहाँ पे कोई डेवलपमेंटल वर्क कोई होता ही नहीं है। वेदर चैलेंज वो सबसे बड़ा चैलेंज हमें रहता है। यहाँ से हमारे जो काम होते हैं डेवलपमेंटल काम्स, वो शुरू होते-होते हमें जुलाई का महीना, अगस्त का महीना आ जाता था। क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिलने के बाद टेंडरिंग, उसके बाद काफ़ी प्रोसेस होता है उसमें, तो उन चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता था। तो काफ़ी सारे फंड्स जो थे हमारे वो लैप्स भी हो गए इस दौरान। लेकिन बाकी शोबों में जो हम इम्प्लीमेंट कर पाए काम, एग्ज़ीक्यूट कर पाए हम वहाँ पे, बाकी सेक्टर्स में हमने कोशिश की, जो लप्सेबल पैसा नहीं था उसको स्पेल अवर में काम करवा के हमने हर जगह बेहतरी लाने की कोशिश की। तो चैलेंज तो रहते, एक तो डीडीसी का जो सिस्टम था ये नया सेटअप था। हर एक के लिए चैलेंज लगता था। एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेना, उनको उनका एतमाद साथ में रखना,
और काम करना चैलेंज तो रहते ही है। एक पॉलिटिशियन के लिए, एक लीडर के लिए भी चैलेंज रहते हैं, और मैंने उन चैलेंज का सामना किया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे मुतमईन हूँ कि जो जिस इरादे के साथ मैं इस मैदान में था, तो उसका जो पहला फेज़ था मेरे इसका चैप्टर का, वो इंशाल्लाह मैंने अच्छे से सक्सेस पाई है। और इसके लिए मुझे हमेशा फ़ख्र रहेगा कि मैंने 5 सालों में बहुत कुछ करके अपने इलाके को दे दिया। जी, एज़ा साहब आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे डीडीसीज़ के इलेक्शन या इंतखाबात तब हुए जबकि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद इलेक्शन नहीं हुए थे, फिर 24 में इलेक्शंस हुए और फिर गुरेज़ कंस्टिट्यूएंसी का अपना एक खुद एमएलए जो है वो बना और फिर एमएलए बनने के बाद किस तरीके की जो है आपको आसानी हुई या मुश्किलात हुए इस जो 1 साल या 1.5 साल जो वहाँ पे एक वो एमएलए का टर्नओवर हुआ है अब तक हुकूमत का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाली क़यादत वाली हुकूमत का एमएलए वहाँ पे चुना हुआ है, उसका जो 1 साल का करीबन टर्नओवर हुआ है। इसमें मुझे बताइएगा कि आपको कितनी आसानी हुई या मुश्किलें हुई इस दौर में 1 साल में? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा काम करने का तरीका है और जो इस तरीके से मैं लोगों के बीच में काम करता हूँ या अकाउंटेबल होता हूँ हमेशा हर चीज़ के लिए, तो मेरे लिए कोई चैलेंज या कोई मुश्किल नहीं है। हमने जो काम किया है वो ग्राउंड लेवल पे मौजूद है। काम हमारे ग्राउंड लेवल पे मौजूद है, और लोग गवाही है, उसकी गवाही जो देंगे वो लोग दे देंगे हमारे। जहाँ जहाँ तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, इस हुकूमत के बनते ही उन्होंने डीडीसीज़ को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। अ, इनकी कोशिश थी कि हम इनको डिग्रेड करें, लेकिन वो किसी भी कीमत पर, कम से कम जो हमारा सेक्टर है, मैं अपने सेक्टर की बात करूँगा, तो वो मुझे डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। हमारी कंट्रीब्यूशन रही है, हम काम करने वाले लोग हैं, ग्राउंड से जुड़े रहने वाले लोग हैं। देखिए, कभी भी जब यहाँ पे बांडीपुरा के अंदर रिव्यू मीटिंग हुई, हालाँकि हम यहाँ के डीडीसी जो मेंबर है वो डेवलपमेंट का, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का मेंबर हैं हम। सारे 14 ये है, हम डीडीसीज़ हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें हमारा चेयरमैन साहब के जो प्रोटोकॉल है उसका वो इक्विवेलेंट टू डिविजनल कमिश्नर है, और एक डीडीसी का जो प्रोटोकॉल है वो डीसी के बराबर है। डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर है उसके इक्विवेलेंट हमारा प्रोटोकॉल है। लेकिन उसके बावजूद जो है, जब से ये हुकूमत बनी, यहाँ पे एमएलएज़ ने काफ़ी रिव्यू मीटिंगें की, लेकिन कभी भी उस उन मीटिंगों में उन्होंने डीडीसीज़ को इनवाइट नहीं किया, मुनासिब नहीं समझा उन्होंने। तो उन्होंने साइडलाइन करने की कोशिश की, तो ये काफ़ी दफ़ा हमने इस चीज़ पे एहतजाज भी किया, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 0% है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूँगा, तो एमएलए ने बनते ही वहाँ पे कोशिश की अपना ये सिस्टम चलाने की, लेकिन जब कुछ प्रोजेक्ट्स लास्ट ईयर में मैं आपको बताऊँगा, हम इनॉग्रेट करने वाले थे, दिसंबर में मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आया, आरएंडबी की तरफ से, कि इस तरह एमएलए साहब को यहाँ पे इनॉग्रेशन करनी है कुछ प्रोजेक्ट्स की, जो तिलेल में मेरे टर्नओवर में बने हुए थे। तो उस बोर्ड में जो बोर्ड लगता है उसमें मेरा भी नाम था वहाँ पे। इन प्रेजेंस ऑफ डीडीसी तुलेल एमएलए को इनॉग्रेशन करना था वो। तो एमएलए साहब उस वक़्त कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे, तो मुझे यहाँ बांडीपुरा से, उस वक़्त मैं बांडीपुरा में था, मुझे बांडीपुरा से जाना पड़ा गुरेज़ दिसंबर के महीने में। जो ही इनॉग्रेशन का टाइम आया, तो एमएलए साहब को पता चला कि डीडीसी साहब का नाम भी है उसमें बोर्ड में, तो उन्होंने वो प्रोग्राम ही कैंसल कराया। उन्होंने बहाना किया, और वो 2 दिन ईज़मर्ग में बीमार होने का बहाना करके वो ईज़मर्ग गुरेज़ में पड़े रहे, वो आए ही नहीं तिलेल की तरफ। वो गुरेज़ में ही, वहीं ईज़मर्ग में पड़े रहे 2 दिन, उन्होंने बीमारी का बहाना किया कि मैं बीमार हूँ, मैं इनॉग्रेट नहीं कर सकता हूँ। तो ये हालत आप समझ सकते हैं, इनकी हालत जो क्या है, ये क्या सोचते थे डीडीसीज़ को लेकर, इनकी सोच क्या थी। हालाँकि मैंने जब भी मुझे बात करने का मौका मिला, तो मैंने हमेशा कहा कि जब भी ये कोई स्टेप लेंगे इलाके की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, मैं उसका सपोर्ट करूँगा। देखिए, ये आसान नहीं होता है, मैं उसके अपोज़िट में हूँ, लेकिन मैंने तब भी कहा कि जब कोई ये इलाके की डेवलपमेंट के रिलेटेड या किसी अच्छे काम को लेकर वहाँ पे करना चाहें, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, गुरेज़ तलेल बख्तौर के अंदर करना चाहे, हम उसकी सराहना करेंगे, कुछ अच्छा करके दिखाए। लेकिन हम सबको पता है कि ये सिर्फ़ झूठ बोलते हैं, और झूठ के बुनियाद पर उन्होंने अपनी सियासत जो है वो चलाई है गुरेज़ तलेल के अंदर, और हमारे जो मासूम लोग हैं गुरेज़ तलेल के अंदर, उनको उन्होंने
एक तरीके से उनको उन्होंने आज तक बेवकूफ़ बना के अपना टाइम पास कर दिया। आज भी देखते हैं आप, हर रोज़ आए रोज़ क्राइसिस, कभी बिजली के, कभी पानी के, कभी कहीं से आवाज़ें उठती है, लेकिन कहीं आप देखते हैं कि वो उस इलाके का नाम ही लेते हैं। वाहिद एक एमएलए है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इस वक़्त अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है। वो अपने मज़े कर रहा है, कभी बीच में आके कहीं से फ़ोटो शूट करके फिर वो वापस जम्मू निकल जाते हैं, लेकिन वो गुरेज़ दलेल वो गर्मियों में नहीं गए, अभी तो बात ही नहीं है। मैं दिसंबर एंड में, जनवरी में आया, मैं फिर गया गुरेज़ में, परसों ही जाके आया वहाँ से विज़िट करके, और हम मन काम भी यहाँ से भी बैठ के हम मॉनिटर करते, लेकिन उसको चौथी दफ़ा जिताने के बावजूद वो लोगों के बीच में कभी नहीं जाएगा, मतलब ही नहीं है। तो ये सितम ज़रीफ़ी है जो जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि क्या सूरत-ए-हाल रही 1 साल, 1.5 साल अभी इस हुकूमत को होने को है, तो इसमें यही है कि ये कोशिश कर रहे हैं, जो एमएलएज़ ने कोशिश की अपने तरफ से, हातमुल इम्कान उन्होंने कोशिश की कि जो डीडीसीज़ है उनको हम डिग्रेड करें, उनको पीछे करें। इसीलिए उन्होंने कभी भी ज़हमत नहीं समझी कि जब भी रिव्यू हो किसी काम, किसी मीटिंग में रिव्यू हो, हम इनको भी इनवाइट करवाएँ। इनके सामने हम जो है डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे, लोगों के जो इश्यूज़ हैं, उन पे हम बात करें। हालाँकि लोगों ने हमें भी डायरेक्ट वोट करके चुन के भेजा है, और उनकी मीटिंग में हम हो ना हो, लेकिन हमने अपना कंट्रीब्यूशन जो है, खासकर मैं अपनी ज़ाती तौर पर जो अपनी मैं कहूँगा, अपनी बात कहूँगा, तो मैंने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो 100% दिया, और मैं हर चीज़ के लिए जो मैं तैयार था और तैयार हूँ, तैयार रहूँगा। जी एजाज, राय साहब आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि ऑनरेबल एमएलए जब से बने हैं किस तरीके की डेवलपमेंट खुसूसन दलेल के अंदर मेडिकल जो फील्ड है या हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसमें देखने को मिली है। एक चीज़ आप भी क्लोज़ली मॉनिटर करते हैं वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन को, हमारे इलाके की, दलेल हो, गुरेज़ हो, बख्तौर हो, एक चीज़ वो बताएँ मुझे कि हमने ये किया इस 1 साल में। एक चीज़ बताएँ। अभी रिसेंटली हमारा जो नीति आयोग की तरफ से जो हमारा तलेल है, एस्पिरेशनल ब्लॉक है, उसके लिए 1 करोड़ रुपया वागुज़ार हुआ है। वो 1 करोड़ रुपए का प्लान ऑलरेडी बन चुका है, वो 1 करोड़ रुपया और नस्ब होगा। उसके अलावा उन्होंने जो देखिए मिसयूज़ किया वो अपने सीडीएफ का, वो जिस तरह पहले का तो सीडीएफ का पता ही नहीं है, उसने कहाँ क्या कराया तो क्या नहीं। अभी भी वो मिसयूज़ करने की कोशिश, गाइडलाइंस को वायलेट करने की कोशिश कर रहा है। इंडिविजुअल बेनिफिट, कहीं पे एक अपना वर्कर है, उसके नाम पे वो काम रख रहा है, वो गाइडलाइंस को वायलेट कर रहा है। उस पे मैंने पहले भी कहा है, और उसमें हम सख्त एहतिजाज करेंगे। देखिए जो गाइडलाइंस है, इसमें बाज़ाब्ता जो कैपेक्स बजट है, जो सीडीएफ है, आप उसको इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कम्युनिटी बेनिफिट के लिए होता है। आप किसी जगह बड़ा काम रख सकते हैं, उन्होंने पाथ्स, ड्रेन्स रखी और वो मेंशन करके बाय नेम रखी हुई है कहीं-कहीं, कि फलानी के घर के सामने पाथ बननी चाहिए, फलानी के सामने जो है ड्रेन बननी चाहिए, बाइफरकेशन कर रहे हैं। हमने हमेशा जब भी बात की, हमने सबको मिला के चलने की बात की। देखिए आपको कहीं ड्रेन बनानी है किसी के घर के सामने, ठीक है बना दीजिए, लेकिन आप साथ में उसके हमसाई घर जो है 2-4 वो हमारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके घर के सामने भी बनाएँ। तो इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए ये सीडीएफ नहीं है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कहीं पे 1% भी इनकी तरफ से काम नहीं हुआ है। 1% काम भी इन 1.5 सालों में नहीं हुआ है। तो उन्होंने आते ही, हालाँकि यहाँ पे ये बात भी मैं रखना चाहूँगा, हमने जो अपने 5 साल काम किए वो सिर्फ़ 15,000 की सैलरी पे काम किया। हमने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने कभी एहतिजाज गवर्नमेंट के सामने ये नहीं रखा कि हमारी सैलरी कम है। हमें रोज़ भगाया जाता था। मैं तलेल से आता हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए, बांडीपुरा आता था। रोज़ भागते थे हम, रात-दिन, सुबह-शाम हम चलते रहे। लेकिन हमने कभी सैलरी की डिमांड नहीं की। लेकिन जो एमएलए साहिबान है 1 साल के अंदर उनको 1,80,000 कम पड़ गया। उन्होंने अपनी सैलरी 3 लाख कराई। 3 लाख सैलरी में इस वक़्त एक एमएलए काम कर रहा है। लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगा ही नहीं। तेल फ्री, फ्री, सब कुछ अकोमोडेशन फ्री, गवर्नमेंट का सब कुछ लूट रहे हैं, मज़े लूट रहे हैं, प्रोटोकॉल लूट रहे हैं, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं पार्टिकुलरली अपने इस एमएलए साहब की बात करूँगा, एमएलए गुरेज़ की, जो लोगों का इस्तेहसाल करता आया है और आज भी कर रहा है। और लोग जो है इसके जान से मैं इलेक्शन के टाइम पे तो आ गए, लेकिन अब लोग बहुत पछता रहे हैं।
मैं लोगों से इल्तिजा करना चाहूँगा कि आप एकजुट होकर अपना हक माँगिए। ये अगर आप आज आपको कुछ कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ देंगे, तो ये आप पे मिन्नत नहीं रखेंगे। ये चौथी दफ़ा चुन के आए वहाँ से। तो ये कबाब और रिश्ते खाने के लिए थोड़ी एमएलए बने हैं। इसको बुलाइए आप, इसको खींचिए, इसे काम ले लीजिए। इसका काम है काम करना। मिनिस्टर रहा है, डिप्टी स्पीकर रहा है, लेकिन झूठ बोलकर ये लोगों को गुमराह करेगा, लोगों का टाइम, वक़्त जो है वो ज़ाया करेगा, तो ये बड़ी अफ़सोस की बात है। जी राय साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल हमने देखा कि तुलेल की एक हायर सेकेंडरी के अंदर मेडिकल स्ट्रीम में 0 रिजल्ट और बाकी जो स्ट्रीम है उसमें बहुत कम रिजल्ट देखने को मिला है। पुराना तुलेल हायर सेकेंडरी के अंदर, हालांकि गुरेज के अंदर, खुसूसन तुलेल के अंदर जो है वो लेक्चर्स की कमी है। उस हवाले से क्या इकदाम आपने उठाए थे और फिर ऑनरेबल अपने सामने क्या कुछ इकदाम किए हैं? जी, इनकी तरफ से तो कुछ होने वाला नहीं है। हमने सारा साल चलाया कि ख़ासकर तुलेल के अंदर और हमारे बख्तौर के अंदर स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन इनसे कुछ हुआ नहीं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम उन्होंने ज़ाया कराया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे वहाँ पे जो मौजूद हमारे जो टीचिंग फैकल्टी थी उन्होंने बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया और फिर भी हमारा रिज़ल्ट ठीक आया। लेकिन हायर सेकेंडरी जो पीटीएल की आप बात करें तो वहाँ पे लेक्चरर ही नहीं था और 1 साल गुज़र गया, ये लेक्चरर वहाँ दे ही नहीं पाए। उस वज़ह से वहाँ पे जो साइंस स्ट्रीम है वहाँ पे उसका रिज़ल्ट जो है 0 आया। तो आपके माध्यम से मैं दोबारा गुज़ारिश करूँगा कि आने वाले साल के लिए वहाँ पे तुलेल के हायर सेकेंडरीज़ में, हाई स्कूल्स में और बख्तौर साइड में जो है वहाँ जहाँ कमी है, हमें स्टाफ की ज़्यादा कमी उन्हीं एरियाज़ में है, ब्लॉक तुलेल और ब्लॉक बख्तौर में, वहाँ पे जो स्टाफ की कमी को दूर करके वहाँ पे सफिशिएंट स्टाफ दिया जाए। जी राय साहब, एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे कि एमएलए साहब ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए स्पेशल अलाउंस की बात की है वहां पे काम करने वालों के लिए, या एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ में। कैसे देखते हैं इन चीजों को? क्या बाकी में ये अब इम्प्लीमेंट होगा? देखिए, कुछ तो करना चाहिए। 4 दफ़ा चौथी दफ़ा उनको जिता के भेजा है गुरेज से। मैं जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुज़ारिश करूँगा कि आप मेहरबानी करके जो भरोसा बार-बार लोगों ने जताया है गुरेज तलेल की अवाम पे, उनके भरोसे पे कम से कम थोड़ा बहुत तो खड़ा उतरिए। देखिए, जहाँ पे उन्होंने मीडिया में बात की, उन्होंने वहाँ पे कहा कि जो है तलेल को अलग से एजुकेशन ज़ोन मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो है ब्लॉक जो हेल्थ ब्लॉक जो है वहाँ पे मेडिकल ब्लॉक वहाँ पे अलग होना चाहिए हमारे तलेल के लिए। साथ ही साथ जो स्पेशल अलाउंस मिलना चाहिए। अच्छी बात है, तीनों अच्छे स्टेप्स है, लेकिन अगर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो, जहाँ तक एजुकेशन ज़ोन की हम बात करेंगे, मैंने बहुत पहल की थी उसमें, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से उसको अप्रूवल नहीं मिला, तो वो लिंगरिंग रहा, ऐसे ही वो प्रोसेस। अगर होता है तो अच्छी बात है, हम उसका वेलकम करेंगे। मैं हमेशा से कहता हूँ, जो भी पॉजिटिव सेटअप इनकी तरफ से लिया जाएगा वहाँ के लोगों की बहबूदी के लिए, फलाह व बहबूदी के लिए, तो हम उसका वेलकम करेंगे, हमेशा से वेलकम करेंगे, सपोर्ट करेंगे। देखिए, आखिरकार हम उन मासूम लोगों के साथ हम सियासत नहीं कर सकते। अगर कुछ अच्छा करने जाएगी हुकूमत, हम उसका वेलकम करेंगे। लेकिन आपको पता ही है, सिर्फ़ बोलते ही करते कुछ नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने वामपुरा के अंदर कहा कि मैं खंडियाल पहाड़ के पीछे आपको प्रोजेक्ट लाऊँगा, आप 30-40 हज़ार महीने का कमाओगे। तिलेल में उन्होंने भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, आप टाई लगा के 40-50 हज़ार कमाओगे महीने, आप टाई लगा के मतलब नौकरी करोगे। मतलब टाई पहन के वहाँ के नौजवानों को कहा उन्होंने, वो रिकॉर्ड में वो बाज़ाब्ता वो चीज़ें। ये वो बेवकूफ़ समझता है ना लोगों को। और जब बात आती है वहाँ पे रोज़गार देने की या कुछ, एक दफ़ा भी उन्होंने मीडिया के सामने बात की कि हमने क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वहाँ पे न जो बेरोज़गार नौजवान बैठे हैं उनको रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए। तो ये बोलते कुछ और है। कभी उन्होंने कहा था मैंने गंडोला बनवाने के लिए यहाँ से प्रोजेक्ट बनवाया है, यहाँ से गंडोला लगेगा राजधान से होके बांडीपुर। आज बोलता है इधर से मैं हम मांग कर रहे हैं। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ। देखिए, उसके बोलने और करने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। सिर्फ़ बोलने तक वो महदूद वो चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ माँग रखी है, किसी चीज़ की माँग रखी है या अलग ब्लॉक मिलना चाहिए, मेडिकल ब्लॉक तिलेल को, या ये एजुकेशन ज़ोन मिलना चाहिए, तो अच्छी बात है, लेकिन होना चाहिए। अगर ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें होती है, इनकी तरफ से होती है, तो ये अच्छी एक सेटअप है, अच्छा एक कदम है। तिलेल एक सेक्रेटेरिएट एरिया है, वहाँ के लिए चाहिए ये चीज़ें।
ताकि हम और अच्छे से वहाँ पे जो है अपने जो डिपार्टमेंट्स के काम जो है वो अच्छे से चले, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या स्पेशल अलाउंस की अगर उन्होंने बात की है, स्पेशल अलाउंस अगर मिल जाता है वहाँ के लोगों के लिए, तो ये भी अच्छी बात है। वहाँ पे काम करने वाले मुलाज़िमों के लिए तो ये भी एक अच्छी बात होगी। वहाँ पे मुलाज़िम जो है वो और अच्छे से ड्यूटी कर पाएँगे और उनका हक भी बनता है हार्ड ज़ोन में, वो वहाँ पे अपना जो है नौकरी कर रहे हैं, काफ़ी मुश्किलात उनको भी आती है, अगर कुछ मिल जाता है उनको एक्स्ट्रा तो वो भी अच्छी बात होगी। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये बोलने और उनके करने में कुछ जो फ़र्क है वो उसको दूर करेंगे और जो बोलते हैं वो कुछ कुछ ना कुछ 1% ही वो लोगों के लिए करके दिखाएँ, ताकि लोगों का जो है वक़्त है, वो जो कीमती वक़्त है लोगों का वो ज़ाया ना हो। राय साहब, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि विंटर जो है के हवाले से आप जानते हैं कि इस वक्त मौसम सरमा चल रहा है और गुरेज के अंदर करीबन 3 से 4 फीट की बारह इलाकों में तुलेल वादी में जो है बर्फबारी हुई है, वही कम से कम 1.5-2 फीट के आसपास दावर में हुई है। तो किस तरीके की तैयारियां की गई है? क्या अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाई गई है और हालत या फिर बाकी चीजों के हवाले से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, बिल्कुल, इस बार जो स्नोफॉल हुआ वो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, कम से कम 3 से 4 फीट तिलेल में तो बर्फ़ है ही है। गुरेज़ में भी अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी है, तो जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, तो जैसे ही मौसम में बेहतरी आई, जो है बीआरओ ने मेन सड़क पर से जो बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया है और साथ ही साथ मैकेनिकल भी अपना काम शुरू कर रहा है। आज उन्होंने भी शुरू किया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने तलेल के जो अंदरूनी सड़कें हैं या गुरेज़ की अंदरूनी सड़कें हैं या बख्तौर की अंदरूनी सड़कें हैं, वहाँ से जो मैकेनिकल के अंडर आती है जो सड़कें, वहाँ से वो कोशिश कर रहे हैं वहाँ से बर्फ़ हटाने का उन्होंने काम शुरू किया और जो बीआरओ है वो भी अपनी कोशिश में लगे हैं। बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, टाइम लग रहा है, लेकिन हम मॉनिटर कर रहे हैं स्नो क्लियरेंस का, वो इंशाल्लाह बीआरओ जो है वो अच्छे से वहाँ पे काम कर रही है। उसके अलावा जो बांडीपुरा गुरेज़ सड़क है उसको भी जो है ओपन करने की कोशिश बीआरओ की तरफ से शुरू हो चुकी है, तो इसमें भी टाइम लग सकता है क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल इस दफ़ा देखने को मिला है। तो अगर वेदर ठीक रहा तो जो सड़कें हैं वो तो ओपन हो ही जाएँगी। साथ ही साथ जो चॉपर सर्विस है, उसका भी आगाज़ इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कल से उसका भी आगाज़ हो जाएगा और कल बांडीपुरा से गुरेज़ के लिए कुछ शॉर्टेज चलेंगे। अगर वेदर ठीक रहा तो इंशाल्लाह कोशिश चले जो पिछले सालों में हमने इस चीज़ को जो है ग्राउंड पे चलाया है कि विंटर में भी हमारा रोड जो है बांडीपुरा गुरेज़ रोड और गुरेज़ से तिलेल, फिर तिलेल की अंदरूनी सड़कों पर से बर्फ हटा के, वे पहले कभी नहीं होता था। पिछले 2-3 सालों के अंदर ही ये काम हमने कराया और मैकेनिकल का जो है स्नो क्लियरेंस का हमने पीटीएल के अंदर जो स्टेशन रखा है वो भी फंक्शनल है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इस बार भी टाइमली जो है हमें सड़कें जो है स्नो क्लियरेंस के बाद खुली रहेंगी और लोगों को जो है वो राहत मिलेगी। चलिए एजाज राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे डीडीसी तुलेल और बीजेपी कंस्टिट्यूएंसी प्रेसिडेंट गुरेज एजाज राय साहब, जिनसे हमने आज बातचीत की और इनका जो टर्न ओवर रहा एज ए डीडीसी, क्या कुछ तामीर और तरक्की का काम जो है वादी तुलेल के अंदर हुआ, और साथ में हमने उनसे जो है वो गुरेज के हवाले से भी बातचीत की कि हुकूमत के इस 1.5 साल में गुरेज के अंदर क्या कुछ तामीर और तरक्की का काम हुआ है। मजीद ऐसी शुमारे लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप बने रहिएगा अमेजिंग टीवी के साथ।